नमस्कार दोस्तों, कैरेटरी कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं भोजन का पाचन। इतने आरबीएससी 10th क्लास का डाइजेस्टिव सिस्टम चल रहा है और इसका नेक्स्ट पार्ट है भोजन का पाचन, डाइजेशन ऑफ द फूड। ये हम यहाँ पर ई बुक स्टडी के रूप में अध्ययन कर रहे हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कभी भी किताब पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। और हम क्योंकि किताब को यहाँ पर एक एक चीज को समझाकर अध्ययन करा रहे हैं। भोजन के पाचन की क्रिया कई यांत्रिक एवं रासायनिक प्रक्रियाओं द्वारा संपन्न होती है। आहार नाल के भीतर विभिन्न अंगों एवं ग्रंथियों से स्रावित एंजाइम भोजन के पोषक तत्वों का जल अपघटन कर सरलीकृत करते हैं। आहार के भीतर के अंगों जो ग्रंथियां होती हैं उनमें एंजाइम होते हैं और वो एंजाइम पोषक तत्वों को जल अपघटन कर उसको सरलीकृत करते हैं। ये एंजाइम सामान्यतः हाइड्रोलेजेज वर्ग के होते हैं। ये एंजाइम कौन से वर्ग के होते हैं? हाइड्रोलेजेज वर्ग के होते हैं। पाचन में कार्य करने वाले प्रमुख एंजाइम निम्नलिखित हैं। पाचन में कौन कौन से एंजाइम काम आते हैं वो इस प्रकार हैं। पहला है कार्बोहाइड्रेट पाचक। कार्बोहाइड्रेट का पाचन करने वाले एंजाइम कौन कौन से हैं? एमिलेज, माल्टेज और सुक्रेज। ये 3 पाचक एंजाइम हैं जो कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन करते हैं। अगला है प्रोटीन पाचक एंजाइम। इनमें है ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन और पेप्सिन। ये तीनों एंजाइम हैं जो प्रोटीन का पाचन करते हैं। अगला है वसा पाचक। ये वसा का पाचन करते हैं और ये होता है लाइपेज। लाइपेज वसा का पाचन करता है। अगला है न्यूक्लिएज। न्यूक्लिएज न्यूक्लिक एसिड का पाचन करते हैं। इनमें होते हैं न्यूक्लियोटाइडेज और न्यूक्लियेजेज। इस प्रकार ये अम्ल होते हैं। भोजन को चबाने व लार के साथ मिलाने का कार्य मुख गुहा में संपादित किया जाता है। मुख गुहा में क्या होता है? लार होती है और लार और भोजन के साथ मिलाया जाता है। उसको दांतों द्वारा उसको पीसा जाता है और उसमें लार मिला दी जाती है। लार का श्लेष्म में भोजन के कणों को चिकना कर उन्हें चिपकाने में मदद करता है। लार का श्लेष्म में भोजन के कणों को चिकना बना देता है। लार मिल जाती है, चिकना बन जाता है और जिससे भोजन के कण चिपक जाते हैं। अब भोजन बोलस के रूप में क्रमाकुंचन पेरिस्टालिसिस गति द्वारा ग्रसनी से ग्रेसिका तथा ग्रेसिका से आमाशय में पहुंचता है। मुंह में जो भोजन की लुगदी बनती है उसको कहते हैं बोलस। ये होता है बोलस। हम भोजन करते हैं और मुंह से चबाते हैं, उसमें लार मिल जाती है तो उसके बाद जो लुगदी बनती है उसको बोलते हैं बोलस। और एक क्रमाकुंचन गति के द्वारा हमारी ग्रसनी फेरिंग्स से होता हुआ ईसोफेगस से और फिर आमाशय में पहुंचता है। आमाशय में भोजन के प्रवेश को जठर ग्रेसिका अवरोधनी नियंत्रित करती है। इस प्रकार यहाँ पर ये आमाशय था, ठीक है। यहाँ पर फिर ये वो आ जाएगी, ग्रहणी आ जाएगी। तो ये आमाशय यहाँ पर ये होता है जठर ग्रेसिका अवरोधने। ये है जठर ग्रेसिका अवरोधने। इस प्रकार से लार में उपस्थित एंजाइम टाइलिन या एमाइलेज मुख गुहा में ही कार्बोहाइड्रेट का जल अपघटन शुरू कर देते हैं। सबसे पहले पाचन की प्रक्रिया कहाँ होती है दोस्तों? लार के द्वारा होती है। लार में कौन सा एंजाइम होता है? टाइलिन। टाइलिन या एमाइलेज एक ही बात है, ठीक है। टाइलिन या एमाइलेज एंजाइम होता है जो कि लार में होता है, टाइलिन और एमाइलेज एंजाइम। और ये मुख गुहा में कार्बोहाइड्रेट का जल अपघटन कर पाचन की शुरुआत करते हैं। तो पाचन की शुरुआत कहाँ से होती है? आहार नाल में, मुख से, ठीक है। कौन से एंजाइम के द्वारा शुरुआत होती है? टाइलिन या एमाइलेज के द्वारा। ये एक ही एंजाइम के नाम है दोनों। यहाँ करीब 30% स्टार्च को माल्टोज में अपघटित कर दिया जाता है। ये स्टार्च एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट ही है। तो ये स्टार्च है, 30% स्टार्च को माल्टोज में अपघटित कर दिया
जाता है। आमाशय में 3 प्रकार के स्राव म्यूकस, प्रोएंजाइम, पेप्सिनोजन तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होते हैं। आमाशय में 3 प्रकार के स्राव होते हैं। एक तो होता है म्यूकस का, दूसरा होता है प्रोएंजाइम पेप्सिनोजन का, और तीसरा होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का। म्यूकस श्लेष्मा ग्रीवा कोशिकाओं द्वारा स्रावित होता है। म्यूकस कहाँ से स्रावित होता है? श्लेष्मा ग्रीवा कोशिकाओं के द्वारा स्रावित होता है। प्रोएंजाइम पेप्सिनोजन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल द्वारा तैयार अम्लीय वातावरण में सक्रिय एंजाइम पेप्सिन में परिवर्तित हो जाता है। वातावरण में सक्रिय एंजाइम पेप्सिन में परिवर्तित हो जाता है। पेप्सिनोजन है, पेप्सिनोजन पेप्सिनोजन किस में परिवर्तित हो जाता है? पेप्सिन में। पेप्सिन में परिवर्तन हो जाता है, और किसकी सहायता से? HCl की सहायता से। HCl की सहायता से निष्क्रिय जो पेप्सिनोजन होता है वो पेप्सिन में बदल जाता है HCl की सहायता से, तथा भोजन में उपस्थित प्रोटीन का अपघटन करता है। और प्रोटीन का अपघटन किसके द्वारा होता है? पेप्सिन के द्वारा होता है। शिशुओं में पेप्सिन के साथ जठर रस में रेनिन नामक एंजाइम भी पाया जाता है। शिशुओं में एक और एंजाइम पाया जाता है, रेनिन। ठीक है, ये दुग्ध में प्रोटीन के पाचन में मदद करता है। ठीक है, रेनिन का कार्य क्या होता है? दूध में उपस्थित प्रोटीन का पाचन करना। ऑक्जेंटिक कोशिकाएं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव करती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। HCl का स्राव किससे होता है? ऑक्जेंटिक कोशिकाओं द्वारा। ऑक्जेंटिक कोशिकाओं द्वारा HCl का स्राव होता है, और ये कहाँ होता है? आमाशय में। आमाशय में भोजन कुछ घंटों तक संग्रहित रहता है। पेशीय संकुचन द्वारा जठर रस से मिश्रित होकर काइम का निर्माण होता है। ये काइम क्या है दोस्तों? ये काइम भोजन का प्रकार है। जब सर्वप्रथम भोजन की लार के द्वारा मुंह में लुगदी बनाई गई थी, ठीक है, उसको तो बोला था बोलस। ठीक है, बोलस कहाँ था? ये मुख्य गुहा में था। मुख्य गुहा में जो भोजन था उसको तो बोला था बोलस बोला था। ठीक है, अब आमाशय में भोजन है, उसको क्या बोलते हैं? जो काइम है, उसको बोलते हैं काइम। ठीक है, यहाँ पर HCl की क्रिया होने के बाद भोजन क्या कहलाता है? काइम कहलाता है। आमाशय से भोजन छोटी आंत में पहुंचता है, और सर्वाधिक पाचन की क्रिया ग्रहणी में होती है। ग्रहणी छोटी आंत का प्रारंभिक भाग होता है, तो पाचन की सर्वाधिक क्रिया कहाँ होती है? ग्रहणी में होती है। यहाँ विभिन्न नलिकाओं द्वारा अग्नाशय रस, पित्त लवण तथा आंत्र रस छोड़े जाते हैं। ग्रहणी में कौन कौन से रस आते हैं? अग्नाशय रस, पित्त लवण और आंत्र रस। अग्नाशय रस अग्नाशय से आता है, पित्त लवण खाते हैं पित्ताशय से। ठीक है, और वो कहाँ? लीवर में बनते हैं। और आंतरस कहाँ होते हैं? ये आंत में ही स्रावित होते हैं। इन रसों में विभिन्न एंजाइम होते हैं जो भोजन में उपस्थित विभिन्न पोषक तत्वों के पाचन करते हैं। पित्त वसा का पायसीकरण करता है। ठीक है, पित्त का कार्य क्या होता है? वसा का पायसीकरण। पायसीकरण क्या होता है? वसा को घुलनशील अवस्था में बनाना। यह वसा पाचन के लिए आवश्यक है। साथ ही पित्त लाइपेज एंजाइम को भी सक्रिय करता है। पित्त का कार्य क्या होता है? लाइपेज एंजाइम को सक्रिय करना। ग्रहणी में सरलीकृत भोजन छोटी आंत के अग्र क्षुद्रांत यानी कि जेजुनम और क्षुद्रांत इलियम भाग में अवशोषित होते हैं। छोटी आंत के 3 भाग होते हैं, डेडुनम, जेजुनम और इलियम। ठीक है, तो जेजुनम और इलियम
में सर्वाधिक अवशोषण होता है। अवशोषित पदार्थों को विभिन्न कोशिकाओं की सहायता से रक्त में पहुंचाया जाता है तथा अपचित तथा अनावश्यक पदार्थ क्षुद्रांश से बड़ी आंत में जाते हैं। बड़ी आंत का मुख्य काम जल व लवणों का अवशोषण तथा शेष रहे अपचित भाग का उत्सर्जन होता है। बड़ी आंत का कार्य क्या होता है? भोजन से जल व लवण का अवशोषण करना तथा शेष अपचित भाग को उत्सर्जन करना, ये बड़ी आंत का कार्य होता है। अपचित भाग ठोस होकर स्थायी रूप से मलाशय में रहता है। एक तांत्रिक प्रतिवर्त रिफ्लेक्स के कारण मलाशय से मल का बहिक्षेपण होता है। बल द्वारा इसको बाहर निकाल दिया जाता है। अब हम इस टेबल का अध्ययन करते हैं जिसमें विभिन्न एंजाइमों की क्रिया का वर्णन किया गया है कि कौन सा एंजाइम कहाँ पर क्रियाशील होता है। तो दोस्तों, पाचक रस को स्रावित करने वाला अंग ये है। कौन से? पाचक रस को स्रावित करने वाले अंग। पाचक रस को स्रावित करने वाले अंग यानी कि कौन सा पाचन रस है, एंजाइम है जो कहाँ से स्रावित होता है। उसके बाद स्रावित एंजाइम कौन सा एंजाइम है, उसका कार्य क्या है और कार्य स्थल कहाँ पर, ये टेबल में कंप्लीट पढ़ेंगे हम। तो सबसे पहले लार ग्रंथियां। लार ग्रंथियों से टाइलिन या फिर एमाइलेज एंजाइम का स्राव होता है। ये टाइलिन और एमाइलेज एक ही एंजाइम के नाम है जो कि लार ग्रंथि से स्रावित होते हैं। और इसका कार्य क्या होता है? पॉलीसेकेराइड जैसे स्टार्च और ग्लाइकोजन को छोटे पॉलीसेकेराइड जैसे माल्टोज में परिवर्तित करना होता है। स्टार्च को किसमें परिवर्तित करता है? ये माल्टोज में। स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित करता है। और स्टार है वो तो पॉलीसेकेराइड है और माल्टोज है वो सेकेराइड, छोटे सेकेराइड है। और ये कार्य कहाँ होता है? ये कार्य होता है मुख्य गुहा में होता है। ठीक है, तो इस सबसे पहले मुख्य गुहा से पाचन की प्रक्रिया हुई और उसमें क्या हुआ, जो पॉलीसेकेराइड होता है उसको सेकेराइड परिवर्तित किया जाता है जैसे स्टार्च को माल्टोज में। दूसरा पाचन कहाँ पर शुरू होता है? फिर आमाशय में, ठीक है, स्टोमच में। और वहां पर कौन कौन से एंजाइम होते हैं? पेप्सिन और रेने, और साथ एचसीएल भी होता था। ठीक है, वो पेप्सिनोजन को पेप्सिन बदलता था। ठीक है, तो पेप्सिनोजन को पेप्सिन में बदल दिया किसने? एचसीएल में। तो पेप्सिन का कार्य क्या होगा? प्रोटीन को पेप्टाइड में बदलना। और रेनिन का कार्य क्या होता है? ये छोटे शिशुओं में पाया जाता है। ये दूध में पाए जाने वाले केसिन प्रोटीन को पैरा केसिन में बदलता है। और ये कार्य कहाँ होता है? ये कार्य होता है आमाशय में। अगला पाचक एंजाइम होते हैं अग्नाशय से। ठीक है, तो अग्नाशय में सबसे अधिक 6 एंजाइम पाए जाते हैं। सबसे पहले होता है एमाइलेज। एमाइलेज दोस्तों लार में भी होता है और अग्नाशय में भी होता है, दोनों का कार्य एक ही होता है। एमाइलेज स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित करेगा। दूसरा होता है ट्रिप्सिन, अग्नाशय रस से, और प्रोटीन को पेप्टाइड में बदलता है। दूसरा काइमोट्रिप्सिन होता है, वो भी प्रोटीन को पेप्टाइड में बदलता है। चौथा है कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, ये भी प्रोटीन को पेप्टाइड और एमिनो अम्लों में बदलता है। अगला है लाइपेज। लाइपेज ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये वसा को मोनोग्लिसराइड और वसीय अम्ल में बदलता है। लाइपेज का कार्य क्या होता है? ये लिपिड का पाचन करता है और लिपिड को मोनोग्लिसराइड या फिर वसीय अम्लों में बदलता है। अगला अग्नाशय रस है न्यूक्लियेजेज, ये डीएनए व आरएनए को न्यूक्लियोटाइड में बदलता है। ठीक है, इस प्रकार अग्नाशय रस से 6 अग्नाशयी रस निकलते हैं अग्नाशय से। और ये कार्य कहाँ पर होता है? ये होता है छोटी आंत में। छोटी आंत में कौन से? गृहिणी में या फिर ड्यूडेनम में। अगला है दोस्तों आंत्रीय रस। आंत्रीय रस भी कहाँ होता है? ये भी छोटी आंत में होता है।
इसमें होता है माल्टोज। माल्टोज क्या होता है? माल्टोज का कार्य क्या होता है? माल्टोज को ग्लूकोज में बदलता है। माल्टेज एंजाइम है, माल्टोज को ग्लूकोज में बदलता है। दूसरा है लैक्टेज। लैक्टेज दूध में पाई जाती है, लैक्टोज शर्करा को ग्लूकोज में बदलता है। तीसरी है सुक्रेज। सुक्रेज सुक्रोज को ग्लूकोज में बदलता है। अगला है लाइपेज। लाइपेज लाइपेज हमेशा लिपिड को पचाने का कार्य करेगा और लिपिड को किस में बदलता है? वसीय अम्ल तथा ग्लिसरॉल में बदलता है लाइपेज। अगला है न्यूक्लियेज। न्यूक्लियेज न्यूक्लिक अम्ल व न्यूक्लियोटाइड को न्यूक्लियोसाइड व शर्करा में परिवर्तित करता है। डाइपेप्टाइडेज ये डाइपेप्टाइड को एमिनो अम्लों में बदलता है। फॉस्फेटेज ये न्यूक्लियोटाइड को नाइट्रोजन क्षारक एवं राइबोज में बदलता है। और ये क्रिया कहाँ होती है? ये होती है छोटी आंत में। अगला है यकृत। यकृत से पित्त लवण का स्राव होता है और पित्त लवण क्या कार्य करता है? वसा को वसीय अम्ल तथा वसीय गोलिका में बदलती है और ये कार्य भी छोटी आंत में होता है। ठीक है, तो दोस्तों ये हमारा ये डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है और 10th क्लास की साइंस है, ये आपको रीट पटवार में बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगी। ठीक है, तो इस वीडियो को आप कंप्लीट देखें और पिछले वीडियो में जाकर आप इसको कंप्लीट इसका अध्ययन करें। ठीक है, और ये सेकंड चैप्टर था। सेकंड चैप्टर ह्यूमन सिस्टम, और ह्यूमन सिस्टम में ये डाइजेस्टिव सिस्टम चल रहा था और हमारा ये डाइजेस्टिव सिस्टम आज कंप्लीट हुआ है। और ये चैप्टर आपको देखने के बाद कोई किताब पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और दोस्तों रीट पटवार एसएससी यूपीएससी किसी के भी लिए बोर्ड की किताबों को एनसीईआरटी हो या फिर आरबीएससी हो, इनको पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। और हमने आपको एक एक इसको ई बुक को आपको एक एक लाइन टू लाइन शब्द सुशब्द आपको अध्ययन कराया है। और हम अगला चैप्टर लेंगे, ये श्वसन तंत्र, मानव श्वसन तंत्र हमारे चैप्टर होगा श्वसन तंत्र। तो हम अगले वीडियो में इसको शुरुआत करेंगे, तो आप लगातार वीडियो देखते रहिएगा। ठीक है, और वीडियो को कंप्लीट देखिए, बिल्कुल स्किप मत करिए और सारे वीडियो देखिए, जब ये आपको समझ में आएगा। ठीक है दोस्तों।